काव्यशास्त्र की क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम बहुत एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी मुद्दे पे बात करेंगे, काव्य हेतु। इस क्लास में हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि काव्य हेतु क्या है। यह काव्यशास्त्र का एक बहुत ही जरूरी, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो यूजीसी नेट की परीक्षा से भी संबंधित है और आप सबकी जानकारी के लिए भी बहुत मूल्यवान विषय है। इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काव्य हेतु दरअसल है क्या, ठीक है, और काव्य हेतु के संबंध में भारतीय काव्य शास्त्र के जो आचार्य थे, चिंतक थे, विचारक थे, उनकी मान्यताएं क्या क्या रही हैं, ठीक है, और उन सभी मान्यताओं के ऊपर हम क्लास में प्रकाश डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखें काव्य और हेतु, इसमें दो शब्द हैं, एक काव्य यानी कि कविता और दूसरा हेतु। हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण या वजह, अंग्रेजी में जिसे आप रीजन कह सकते हैं। इस शब्द के शाब्दिक अर्थ पे आप जाएं तो हमें पता चलता है कि वह कारण या वे वजह हैं जिनसे कोई व्यक्ति कविता लिखता है। ऐसे में काव्य क्या हो गया, कर्म हो गया, और हेतु क्या हो गया, कारण हो गया। यानी कि जिन कारणों से, जिन तत्वों से, जिन वजहों से कोई व्यक्ति कविता लिखता है, उन तत्वों को, उन वजहों को, उन आयामों को हम काव्य हेतु कहते हैं। आप सब ये बात जानते हैं कि सृष्टि में तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन सभी लोग क्या कवि हैं? नहीं है। सभी लोग क्या लेखक हैं? नहीं है। तो वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से तत्व हैं, अलग से तत्व, जो उन सामान्य व्यक्तियों में से उन्हें अलग व्यक्ति बना देते हैं, उन्हें कवि बना देते हैं और लेखक बना देते हैं। इस विषय पे भारतीय काव्यशास्त्र के चिंतकों और आचार्यों में पर्याप्त चिंतन मंथन हुआ है, क्योंकि कविता लिखना या साहित्य सृजन करना सामान्य बात नहीं है। अपने आसपास बिखरी हुई तमाम तरह की जिंदगियों को एक खूबसूरत निगाह से देखना और उसे अच्छे शब्द और भाव के साथ प्रस्तुत करना, ताकि पढ़ने वाला या सुनने वाले के हृदय में एक भाव जागृत हो सके, वो आनंदित हो सके और उस पढ़े हुए, लिखे हुए से प्रेरित हो सके। कविता या फिल्म या कला की क्या विशेषता होती है? कला या फिल्म या कविता पढ़ने के ठीक पहले हम जो होते हैं, कविता पढ़ने के ठीक बाद हम वो नहीं होते हैं, क्योंकि वह पाठक के भीतर एक विशिष्ट भावबोध की जागृति करता है, हमारी चेतना पर, हमारी भावनाओं पर एक खास किस्म का प्रकाश डालती है कविताएं। इसीलिए जो कवि या लेखक होता है वह साधारण व्यक्ति नहीं होता है। अब इसी पे बातचीत चलती है कि कौन से वे कारक हैं जिससे कोई व्यक्ति कवि हो जाता है या लेखक हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि काव्य क्या है, कर्म है, और हेतु क्या है, काव्य है। इस संबंध में जो भारतीय चिंतक हैं, आचार्य हैं, उनके दो मत हैं, है ना, दो धाराएं हैं इस संबंध में। पहली जो धारा है आचार्यों की, वह यह मानती है कि काव्य लेखन के लिए या काव्य हेतु जो है वो तीन काव्य हेतु होते हैं, यानी कि वे तीन तत्व हैं, तीन आयाम है जिससे कोई सामान्य व्यक्ति कवि या लेखक बन जाता है। पहला आयाम उन्होंने कहा प्रतिभा, जिसे आप टैलेंट कहते हैं अंग्रेजी में, प्रतिभा। दूसरा उन्होंने कहा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब है निपुणता से, ज्ञान से, चीजों का एक के अवलोकन से, मूल्यांकन से। और तीसरा तत्व बताया अभ्यास, यानी कि निरंतर प्रवृत्ति, निरंतर काम करते रहने से। तो पहली जो धारा थी आचार्यों की, उसने काव्य हेतु के तीन काव्य हेतु माने, ठीक है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इस पे हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। जो दूसरी धारा थी, उसने कहा कि मुख्य कारक जो है काव्य हेतु का, वह है प्रतिभा। प्रतिभा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगर प्रतिभा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, कितना भी अभ्यास कर ले, वह कवि नहीं हो सकता है। और एक तीसरी धारा भी है आचार्यों की, समन्वयवादी धारा, जो यह मानती है कि प्रतिभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है काव्य हेतु का, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास से कविता या काव्य लेखन को बल मिलता है। यानी कि उनका यह मानना है कि प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों का भी महत्व जुड़ जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप देखें कि कुल मिलाकर के इस बात पे सहमति है कि प्रतिभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है काव्य हेतु का, जबकि व्युत्पत्ति यानी कि निपुणता,
व्युत्पत्ति के बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। निपुणता का संबंध लोक ज्ञान को समझने से है, किताब पढ़ने से है, शास्त्रों के ज्ञान से है, आसपास की चीज़ों को खुली निगाह से देखने से है, ठीक है। और तीसरा अभ्यास। तो कुल मिलाकर के ये बात आई कि प्रतिभा महत्वपूर्ण कारक है, जबकि व्युत्पत्ति और अभ्यास भी उसके सहायक कारक हैं। आगे बात समझिए। अब ये समझना जरूरी है कि प्रतिभा दरअसल है क्या, व्युत्पत्ति क्या है और अभ्यास क्या है, और प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को लेकर के आचार्यों की क्या राय है। सामान्यतः अगर आप प्रतिभा देखें, जिसे कि आप अंग्रेजी में टैलेंट कहते हैं, तो यह एक शक्ति है, एक ताकत है, एक खास किस्म की ताकत, जिस ताकत के होने पर कोई व्यक्ति कवि बन जाता है या लेखक बन जाता है। और दुनिया में अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह की प्रतिभाएं पाई जाती हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा, एक महान और विराट प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जो क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाया। लता मंगेशकर, ठीक है ना, सुर साम्राज्ञी, सुर की दुनिया में। विराट कोहली का नाम अभी जानते होंगे आप। एक से एक कलाकार, लेखक। तो प्रतिभा एक ईश्वर प्रदत्त एक ऐसा उपहार है ना, या एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो एक जैसी सब में नहीं होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर काव्य सृजन की प्रतिभा है तो वह विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है, और उसमें कविता लेखन या साहित्य लेखन के गुण क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। प्रतिभा जो शब्द है, यह दर्शन और व्याकरण से होता हुआ काव्य शास्त्र में आया है। दर्शन का शब्द है, और दर्शन में प्रतिभा को परिभाषित करते हुए कहा गया है, अंतःकरण का ज्ञान के आलोक से प्रतिभाषित हो जाना प्रतिभा कहलाता है। जब आपके भीतर एक प्रकाश छा जाए, आपका अंतःकरण जब प्रकाशित हो जाए, ज्ञानोदय जिसे आप कहते हैं, तो दर्शन में कहा ज्ञानोदय, यानी कि अंतःकरण, आपके भीतर की दुनिया में जब रोशनी छा जाती है, आप प्रबुद्ध हो जाते हैं, तो दर्शन में से प्रतिभा कहा गया। और शैव मत में प्रतिभा को शिव का तीसरा नेत्र माना गया है। और यह भी आप सब जानते हैं, हम सुनते हैं कि भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के क्या हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। तो शैव मत में प्रतिभा को तीसरा नेत्र कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। और इस दुनिया में अलग अलग तरह लोगों के पास अलग अलग तरह की प्रतिभाएं दी हुई है। तो प्रतिभा को आप प्रयास से या अभ्यास से प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात और है कि अभ्यास और प्रयास से उस प्रतिभा को आप निखार तो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास आवाज ही नहीं है, तो आप कितना भी अभ्यास कर लें, आप बहुत अच्छे गायक तो नहीं हो जाएंगे, थोड़ी बहुत प्रगति हो जाएगी, थोड़ा बहुत आप सुधार कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप महान सिंगर बन जाएंगे या आप महान क्रिकेटर बन जाएं या फुटबॉल के खिलाड़ी बन जाएं। तो इसके लिए प्रतिभा जो इनबिल्ट होती है, जो हमारे भीतर होती है, जो ईश्वर प्रदत्त शक्ति है या अस्तित्व द्वारा प्रदत्त शक्ति है, उसे हम प्रतिभा कहते हैं। अब प्रतिभा को लेकर जो अलग अलग तरह के हमारे जो आचार्य रहे, उन्होंने उसे परिभाषित किया और उसके बारे में कुछ बातें कही, ठीक है ना। राजशेखर जो एक महत्वपूर्ण आचार्य हुए, उन्होंने प्रतिभा के स्वरूप को परिभाषित करते हुए कहा कि सा शक्ति केवल काव्य हेतु हो, अर्थात वह शक्ति जो काव्य के लिए कारक है, काव्य का कारण है। सा शक्ति है काव्य हेतु प्रतिभा, यानी कि जो हेतु समझ रहे हैं ना, काव्य के उत्पन्न करने में जो सहायक है, जो कारण है, उसे उन्होंने क्या कहा, प्रतिभा कहा, ठीक है। और राजशेखर ने प्रतिभा के दो रूप माने, कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कारयित्री प्रतिभा से मतलब है कि जो लेखक के भीतर होती है, जिस प्रतिभा से कोई लेखक कवि, साहित्यकार या रचनाकार बन जाता है, उसे उन्होंने कहा कारयित्री प्रतिभा। और दूसरी प्रतिभा का भी उल्लेख किया, उस प्रतिभा का नाम उन्होंने कहा भावयित्री प्रतिभा। भावयित्री प्रतिभा से मतलब है, उनका कहना है कि पाठक के भीतर भी एक किस्म की प्रतिभा होती है, जिस प्रतिभा से काव्य के उद्देश्य को वह समझ पाता है या काव्य के मर्म को वह समझ पाता है। एक ही कविता 10 लोगों के सामने रखी जाए तो 10 लोग उस कविता का अर्थ अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से लेंगे। तो वह प्रतिभा जो कविता या साहित्य को समझने में मदद करती है, उसे उन्होंने कहा भावयित्री प्रतिभा। और कारयित्री प्रतिभा जो लेखक के भीतर होती है, जिसकी वजह से वह रचना करता है। कारयित्री प्रतिभा के भी उन्होंने 3 रूप बताए। कारयित्री प्रतिभा का भी विभाजन किया और उसके 3 रूप बताए। और पहला कहा सहजा प्रतिभा। सहजा प्रतिभा के बारे में उनका कहना था कि जो पूर्व जन्म के संस्कारों से हम अर्जित कर पाते हैं, उसे उन्होंने कहा सहजा प्रतिभा। दूसरा कहा आहार्या प्रतिभा।
आहार्या प्रतिभा जो वर्तमान जन्म के हमारे जो संस्कार हैं, जो कर्म हैं, उससे हम प्रतिभा अर्जित करते हैं, लिखने की, पढ़ने की, चीजों को अभिव्यक्त करने की, उसे आहार्या कहा। और तीसरी प्रतिभा जो उन्होंने बताई, कारित्री प्रतिभा का भेद, वो औपदेशिकी। औपदेशिकी से मतलब कि गुरु के संपर्क से, ईश्वर की कृपा से, मंत्रोच्चारण से इत्यादि, या शास्त्र के अध्ययन इत्यादि से जो प्रतिभा लेखक के भीतर आती है, उसे उन्होंने कहा औपदेशिकी प्रतिभा। तो राजशेखर ने प्रतिभा को परिभाषित करते हुए कहा कि सा शक्ति ही केवल काव्य हेतु हो, यानी कि काव्य हेतु के लिए वह प्रतिभा बहुत शक्तिशाली चीज है या बहुत शक्तिशाली आयाम है। तो इस संबंध में आचार्य भट्टतीति का नाम आता है, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रतिभा पर प्रकाश डाला और कहा, प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। कहा, प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। जिसके भीतर प्रतिभा होगी उसके भीतर नए नए विचार आएंगे, नया नया चिंतन उसके भीतर आएगा। उस नए नए विचार को, नए नए चिंतन को वह बहुत रसानुभूति के साथ, बहुत सौंदर्यपूर्ण तरीके के साथ वह शब्दों में क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। इसलिए देखें, एक कवि उपन्यास भी लिख रहा है, नाटक भी लिख रहा है, यात्रा संस्मरण भी लिख रहा है, कितनी प्रतिभा है उसके अंदर। और वह प्रतिभा कैसे है? क्योंकि नए नए विचार उसके भीतर क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। आप कई सारे हिंदी साहित्य के कवियों का नाम ले लीजिए, अज्ञेय को ले लीजिए, यात्रा साहित्य लिखा, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, कविताएं लिखी। जयशंकर प्रसाद को ले लीजिए, उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, छोड़ा भी क्या कुछ, ठीक है। तो प्रतिभा से तात्पर्य भट्टतीति के अनुसार जो नए नए भावों को, नए नए विचारों को अपने भीतर उत्पन्न होने दे और उस उत्पत्ति को रसात्मक ढंग से अभिव्यक्त करे, भट्टतीति ने कहा, उसे हम प्रतिभा कहते हैं। आचार्य मम्मट प्रतिभा के स्वरूप को परिभाषित करते हुए इनका भी बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है। इन्होंने कहा, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा। शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, अर्थात कविता का बीज ही क्या है, प्रतिभा है। प्रतिभा रूपी बीज अगर किसी व्यक्ति के भीतर नहीं है, कौन सा बीज, काव्य प्रतिभा का, काव्य प्रतिभा का बीज अगर किसी व्यक्ति के भीतर नहीं है तो वह कवि, साहित्यकार या लेखक नहीं हो सकता है। मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति का रूप दिया कि यह वह ताकत है जिससे रचनाकार अपनी बात सुंदर तरीके से रख पाता है और दूसरों को क्या करता है, प्रभावित कर पाता है और दूसरों को अपने आप से जोड़ पाता है। अभिनव गुप्त का इस संदर्भ में नाम आता है। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा के स्वरूप पर परिप्रकाश डालते हुए कहा, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात नवीन तथ्य के सृजन में जो बुद्धि काम करती है, जो विवेक काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिभा कहते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली जो लोग होते हैं वो अपने ढंग से सोचते हैं, मौलिक ढंग से सोचते हैं। और इसलिए मैं आपको भी कहता हूं कि अगर अपनी प्रतिभा को जगाना है तो बनी बनाई चीज़ों का जो मटेरियल होता है, जैसे कि नोट्स बना लिया, बना गाइड पढ़ ली और रट दिया, लिख लिया, उससे आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। बुद्धि का विकास तब होगा जब उस कविता पर स्वयं आप अपनी निगाह डालें और स्वयं सोचें कि कविता क्या कह रही है, उपन्यास क्या कह रहा है, कहानी क्या कह रही है। और जब आप सोचेंगे उस कविता के बारे में, उस उपन्यास के बारे में, कहानी के बारे में, तो जो विचार आपके भीतर आएंगे वह विचार आपका होगा, वह मौलिक विचार होगा। और इसी तरह से मौलिक ढंग से सोचने समझने की आपकी ताकत क्या होगी, विकसित होगी। अभिनव गुप्त यही कह रहे हैं कि प्रतिभा वह है जो नए नए तथ्यों के सृजन और चिंतन में हमारी बुद्धि को क्या करती है, ताकतवर बनाती है, समर्थ बनाती है, उसे हम प्रतिभा कहते हैं। देखिए, अलग अलग आचार्यों के मत को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप क्रम से ये चीजें, ये तथ्य जो हैं, ये फैक्ट्स जो हैं, आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में भी काम आएंगी। और परीक्षा में भी जब आप प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो बहुत विवेचनात्मक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से आप मूल्यांकन परक उत्तर प्रस्तुत कर सकेंगे, ठीक है ना। और इस क्रम में पंडित राज जगन्नाथ का भी नाम आता है, ठीक है। और पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा, सा प्रतिभा च काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति है।
यानी कि काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति को जो प्रस्तुत कर सके उसे हम प्रतिभा कहते हैं। भामा ने काव्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ की उपस्थिति ही क्या है? काव्य है। और पंडित राज जगन्नाथ क्या कह रहे हैं? शब्द और अर्थ की उपस्थिति कौन कराता है? प्रतिभा। अगर प्रतिभा नहीं है तो शब्द और अर्थ यानी कि अर्थ को प्रस्तुत करने वाले शब्द ठीक ढंग से आप क्या कर पाएंगे? प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आप देखें कि आचार्यों ने, संस्कृत के तमाम आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप स्पष्ट किया, उन तमाम संदर्भों को और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहें तो 2, 4, 5 बातें बिंदुवार हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत हो जाएंगी। पहली बात कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। कोई ऐसा आचार्य नहीं है जिसने कहा कि प्रतिभा के बगैर काव्य सृजन किया जा सकता है। तो पहला बिंदु, प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। दूसरा, प्रतिभा ईश्वर या अस्तित्व द्वारा प्रदान की गई शक्ति या उपहार है, क्योंकि सबके भीतर वो चीजें नहीं होती है। नहीं तो सभी लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार बन जाते, सभी विराट कोहली बन जाते, सब लता मंगेशकर बन जाते कि नहीं बन जाते। तो प्रकृति चुनती है कुछ लोगों को, अस्तित्व चुनता है कुछ लोगों को, जिनके माध्यम से उसे वो काम कराना होता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त क्या है? उपहार है या शक्ति है। तीसरा, प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा है, यानी कि नई नई चीजें, नए विचार, नए तथ्य। अब हमारे सामने तमाम तरह की जिंदगियां बिखरी पड़ी हैं, इधर उधर पहाड़ है, झरने हैं, तालाब है, नदी है, सड़क है, लोग हैं। तो हम झरने पे कविता क्यों नहीं लिख देते? हम नदी पे कविता क्यों नहीं लिख देते? कवि उस नदी पे कविता लिखता है, कवि उस पहाड़ को देखता है तो नए तरीके से देखता है। तो यानी कि प्रतिभा जो है नवोन्मेषशाली, नई नई चीजों को प्रतिभा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। और अंतिम बात कि प्रतिभा के कारण ही कवि शब्दों और भावों की उपस्थिति का सामंजस्य बैठा पाता है, क्योंकि अगर कविता में शब्द और भाव उपस्थित ना हो या दोनों का तारतम्य टूट जाए या दोनों का सामंजस्य टूट जाए तो वह कविता नहीं हो सकती। हम कविता पढ़ते हैं ना, फूल और कांटा, है न कांटो साऊ भरना काम का, क्या रहा जब दूसरों को दुख दिया, सीख लेवे क्यों न खिलना फूल सा, जब किया तब और को पुलकित किया। अब देखिए कि 2 पंक्ति, ठीक है ना। और कवि क्या कहना चाहता है कि बनना है तो फूल बनिए, कांटा बनने से जीवन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, कोई उसकी उपादेयता सिद्ध नहीं होगी। लेकिन इसी बात को, इसी सीख को वो कैसे फूल और कांटे के माध्यम से क्या कर रहा है? प्रस्तुत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रतिभा है और वह प्रतिभा शब्द और अर्थ को ठीक ढंग से उपस्थित कर पाने की प्रतिभा। आगे बात समझ में? पहला काव्य हेतु है वह क्या है? प्रतिभा। और प्रतिभा के संबंध में जो आचार्य हैं उनके मत को भी हमने जाना, बहुत सरल ढंग से भी हमने यह समझने का प्रयास किया कि बगैर प्रतिभा के काव्य सृजन कर पाना संभव नहीं है। या कोई भी व्यक्ति, कोई भी महान व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करता है, विशिष्ट बन पाता है, उसके पीछे जो कारण है वह कारण क्या है? प्रतिभा। ठीक है। इसके बाद काव्य हेतु का जो दूसरा तत्व है या जो दूसरा आयाम है वह है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का दूसरा जो पर्याय है वह है निपुणता, स्किल्ड, जिसे आप कहते हैं स्किल्ड होना। ठीक है। पांडित्य या विद्वता भी आप कह सकते हैं। ज्ञान की उपलब्धि को व्युत्पत्ति कहा गया है। और ज्ञान की उपलब्धि 2 आधारों से होती है। ज्ञान को प्राप्त करने के 2 आधार हैं। पहला आधार शास्त्रों का, किताबों का अध्ययन, मनन, चिंतन, और दूसरा लोक ज्ञान की परख, लोक ज्ञान की अनुभूति। कबीर ने तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन लोक जीवन में जो देखा, जो महसूस किया, उसे बहुत सच्ची निगाह से देखा, सच्चे मन से देखा और सच्चे शब्दों में क्या किया? बयां किया। तो 2 आधार हैं। एक तो आप अध्ययन से चीजों को प्राप्त कर पाते हैं, हासिल कर पाते हैं, और दूसरा अनुभव की निगाह से आप चीजों को देख पाते। इसलिए कहा गया है कि अनुभव एक बड़ा गुरु है, कि समय के साथ, अनुभव के साथ आप जीवन को जिस निगाह से आप देखते हैं उसमें बहुत सी चीजें आप पाते चले जाते हैं, और वह पाना कभी किसी किताब में पाने जैसा नहीं हो सकेगा। और ये बात मैं कह दूं आपको कि किताबें जिंदगी की छाया है, जीवन से किताबें निकलती हैं।
ये बात और है कि जीवन से निकली हुई किताबें, जो भी किताब आप पढ़ते सुनते हैं, वो किसी का अनुभव ही तो है, किसी का ज्ञान ही तो है। तो वह ज्ञान और अनुभव कहाँ से आया है? जीवन जीने की प्रक्रिया से आया है। लेकिन हाँ, ये बात और है कि वही किताबें हमारे जीवन को भी क्या करती हैं? व्यवस्थित करती हैं, ठीक है ना। हमारे जीवन को भी क्या करती हैं? सुंदर बनाती हैं। कब? जब हम उनमें लिखी गई बातों का अनुसरण करते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं, अपने अनुभव में पलने देते हैं, पकने देते हैं उसे अपने जीवन के अनुभव में। तो व्युत्पत्ति का संबंध निपुणता से है, ज्ञान से है। और व्युत्पत्ति, निपुणता और जो ज्ञान जो है, उसे पाने के दो आधार है। एक तो अध्ययन और दूसरा लोक जीवन का अनुभव, लोक जीवन के मर्म को समझना और जानना। विद्वानों का मानना है कि प्रतिभा तो जरूरी है ही, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन और लोक जीवन पर गहरी निगाह डालने से कविता में अनुभूति की जीवंतता आ जाती है और कविता और व्यवस्थित हो जाती है। ये बात सच है कि जब शास्त्रों का, किताबों का अध्ययन करते हैं तो आपके भीतर लेखन का संस्कार आता है। आप कवि को, लेखक को पढ़ते हुए बहुत सारी चीजें सीखते चले जाते हैं उससे। और दूसरा, जब अपने आसपास के जीवन को आप देखते हैं तो उस जीवन में तमाम तरह के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को भी आप क्या करते जाते हैं? जोड़ते चले जाते हैं। इसलिए दूसरी मान्यता यह है कि प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति का भी होना बहुत आवश्यक है, और यह व्युत्पत्ति काव्य हेतु का दूसरा प्रमुख कारण माना गया है, या दूसरा प्रमुख आयाम माना गया है। व्युत्पत्ति के संबंध में भी भारतीय काव्य शास्त्र और जो आचार्य हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उसके स्वरूप पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इस क्रम में हमारे एक महत्वपूर्ण आचार्य हुए रुद्रट। रुद्रट ने कहा कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान जो है, उसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं। कि अब छंद का ज्ञान कैसे आएगा, अलंकार का ज्ञान कैसे आएगा? जब आप अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि उचित अनुचित छंद, व्याकरण, कला, पदार्थ इत्यादि का जो ज्ञान है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति कहते हैं, ठीक है। दूसरे विद्वान हुए आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता की संज्ञा दी। उन्होंने कहा यह निपुणता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति को निपुणता किसने कहा या किसने निपुणता माना? तो उत्तर क्या होगा? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा। उनका कहना था कि यह निपुणता काव्य इत्यादि यानी कि शास्त्र और कविताओं के अध्ययन और चराचर जगत जो है, हमारे आसपास का जो जीवन है, उस जगत के निरीक्षण से यह निपुणता हमें क्या होती है? प्राप्त होती है, ठीक है। राजशेखर, तीसरे जो आचार्य हुए, राजशेखर ने कहा कि उचितानुचित विवेकौ व्युत्पत्ति। उचित और अनुचित का जो विवेक दे, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति कहते हैं। और उचित और अनुचित का विवेक हमें किताबों से मिलता है, क्योंकि अनुभव का ज्ञान है वहां पे। उचित और अनुचित का विवेक हमें लोक जीवन से मिलता है। हम देख पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। देखिए, कबीर ने लोक जीवन के अनुभव से ही तो कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। बताओ कि पत्थर पूजने से अगर परमात्मा मिल रहे हैं तो मैं पहाड़ पूजता हूँ। उसी लोक जीवन के अनुभव से कबीर ने क्या कहा? एक बूंद एके मलमूत्र, एक चाम एक बूदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को शूदा। समाज में देख रहे हैं कि सब तो एक ही जैसे हैं, चमड़ी का रंग एक जैसा है, रक्त का रंग एक जैसा है, तो कोई ब्राह्मण कैसे हो गया और कोई अछूत कैसे हो गया? तो लोक जीवन और शास्त्रों का अध्ययन। तो राजशेखर ने कहा कि व्युत्पत्ति यानी कि निपुणता का मतलब जो उचित और अनुचित के बीच में क्या कर सके? फर्क पैदा करना हमें सिखा सके। स्पष्ट है कि व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, एक जो शास्त्रीय ज्ञान यानी कि काव्य के अध्ययन से है, और दूसरा जो लोक ज्ञान से है, लोक अनुभव के देखने और समझने से वह व्युत्पत्ति होती है। आगे बात समझ में। व्युत्पत्ति के बाद जो तीसरा कारक है वह है अभ्यास, जिसे अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? प्रैक्टिस, ठीक है। बचपन में हमने पढ़ा है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होते। आगे बोलिए, श्री आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका मतलब क्या हुआ कि अभ्यास करने से कुछ भी संभव है, कुछ भी किया जा सकता है। और अभ्यास करने से जो बुद्धिहीन होगा, कम विवेक वाला व्यक्ति होगा, वह भी बुद्धिमान हो सकता है। वर्धमान की कथा आपने सुनी होगी, और उदाहरण दिया, कहा कि जैसे एक जो कुआं होता है, ठीक है ना, तो कुएं में से पानी निकालने के लिए क्या होती है? रस्सी को बाल्टी में बांधकर और डालते हैं, और वो रस्सी उस पत्थर के सहारे उस पूरे पानी को क्या करती है? खींचती है। तो रस्सी तो कोमल है, रेशों से बनी है, लेकिन वो रस्सी बार बार उन पत्थरों से जब खरोच खाती है तो पत्थरों में भी क्या कर देती है? निशान पैदा कर देती है।
यानी कि निरंतर अभ्यास करते रहने से कुछ भी किया जा सकता है। और बहुत प्रतिभा है आपके पास और आप उस प्रतिभा का इस्तेमाल ही ना करें, उसका उपयोग ही ना करें, तो प्रतिभा किस काम की। तो तीसरा कारक माना गया अभ्यास, यानी कि निरंतर प्रवृत्त रहना। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो जैसी भी प्रतिभा है आपके भीतर, उस प्रतिभा का निरंतर इस्तेमाल करते रहना, उसको मांझते रहना, उसको चमकाते रहना, उसको धार देते रहना। आपके पास बहुत सुंदर हथियार है और उसे सालों से आपने बंद करके रख दिया, तो क्या हो जाएगा? जंग लगना स्वाभाविक है। लेकिन उसी हथियार का आप इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं तो वह और धारदार हो जाएगा और नुकीला हो जाएगा। ठीक है ना। तो काव्य निर्माण का जो तीसरा हेतु माना गया उसे अभ्यास को माना गया। और अभ्यास का शाब्दिक अर्थ होता है बारंबार प्रवृत्त होना, बारंबार प्रयास करते रहना। ठीक है। और आचार्य वामन ने अभ्यास को सर्वाधिक महत्व दिया और वामन ने अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा कि अभ्यासो ही कर्मशु कौशलम भावहेति, कि अभ्यास से ही कर्म में क्या होती है? कुशलता आती है। ठीक है। और अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। और इसी क्रम में आचार्य दंडी ने अभ्यास को और ज्यादा महत्व दे दिया। वो कहते हैं कि प्रतिभा यदि ना हो तो भी व्यक्ति अभ्यास से काव्य लेखन में प्रवृत्त हो सकता है, जो कि एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। लेकिन इस कथन का यह मतलब है कि आचार्य दंडी अभ्यास के महत्व को क्या कर रहे हैं? उजागर कर रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि अभ्यास का महत्व कतई कम नहीं है। ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि केवल अभ्यास के बल पे ही कवि कर्म में प्रवृत्त हुआ जा सकता है। ठीक है ना। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि काव्य हेतु के 3 प्रमुख कारक हैं या 3 प्रमुख काव्य हेतु हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिसमें सर्वाधिक महत्व किसका है? प्रतिभा का है। लेकिन वह प्रतिभा जिसका सर्वाधिक महत्व है वह तभी और आकर्षक हो सकती है, तभी और अधिक शक्तिशाली हो सकती है जब उसके साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास का भी सामंजस्य स्थापित हो सके। व्युत्पत्ति और अभ्यास की कमी के बगैर काफी प्रतिभा होने के बावजूद भी आप अच्छा काव्य लेखन नहीं कर सकते हैं। तो निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि काव्य हेतु का सबसे प्रमुख जो चरण है वह है प्रतिभा, लेकिन उसके साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास का भी अपना महत्व है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे बात समझ। अब आप समझ गए काव्य हेतु क्या है, प्रतिभा क्या है, व्युत्पत्ति क्या है और अभ्यास क्या है। अब प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास जो काव्य हेतु है, इसको लेकर के 4-5 विद्वानों की अपनी जो राय है उसे एक एक करके हम समझ लेते हैं और हमारा आज यह जो विषय है वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। काव्य हेतु को लेकर के जो पहला मत आता है उसे मैं कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो संस्कृत के जो पुराने आचार्य थे, तो प्राचीन आचार्य, जो सबसे पुराने आचार्य से नए आचार्य की तरफ हम आगे बढ़ते हुए इस पर बातचीत करेंगे। तो जो सबसे पहला मत आता है वह आता है आचार्य भामा का। आचार्य भामा की मान्यता है कि काव्य रचना हेतु प्रतिभा का सर्वाधिक महत्व है। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में लिखा है कि काव्यम तु जायते जातु थंचित प्रतिभावतः, यानी कि कविता वही कर सकता है जिसके भीतर प्रतिभा हो, रचने की। जिसके भीतर प्रतिभा नहीं हो वह काव्य लेखन नहीं कर सकता है। लेकिन भामा की एक और बड़ी विशेषता है कि प्रतिभा को तो सर्वाधिक महत्व इन्होंने दिया, लेकिन साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि अच्छा काव्य लेखन के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास का भी होना आवश्यक है। व्युत्पत्ति और अभ्यास के बगैर अच्छा काव्य लेखन नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरे जो आचार्य हैं वह है आचार्य दंडी। ठीक है ना। आचार्य दंडी ने अध्ययन और अभ्यास को काव्य सृजन में प्रतिभा से तनिक भी कम महत्व नहीं दिया। थोड़ी देर पहले मैं इनकी बात कर रहा था, जब मैं अभ्यास की बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि आचार्य दंडी ही थे जिन्होंने कहा था कि बिना प्रतिभा के भी अभ्यास से काव्य सृजन किया जा सकता है। तो प्रतिभा से जरा भी कम महत्व इन्होंने अभ्यास और व्युत्पत्ति को नहीं दिया। उनकी मान्यता है कि सहजात प्रतिभा अगर ना भी हो तो अभ्यास और निरंतर प्रवृत्त रहने से काव्य सृजन का काम किया जा सकता है। और दंडी का जो प्रमुख ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। और काव्यादर्श नामक ग्रंथ में वो काव्य हेतु के संबंध में लिखते हैं कि न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबंधी
प्रतिभानमद्भुतम श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम। आप कि अगर पूर्व से आपके भीतर प्रतिभा ना भी हो तो भी श्रुतेन यत्नेन च, श्रुतेन मतलब सुनने से, काव्य शास्त्र और शास्त्रों के अध्ययन चिंतन और मनन से, और यत्नेन मतलब कि प्रयास से भी क्या किया जा सकता है, काव्य लेखन को साधा जा सकता है। इस प्रकार आप देखें कि भामा और दंडी दो विद्वानों का नाम मैंने लिया, दोनों की मान्यता थोड़ी अलग अलग है। भामा ने क्या कहा, प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया, व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी साथ जोड़ा, लेकिन दंडी का ज्यादा ध्यान किस पे है, अभ्यास पे है, व्युत्पत्ति पे है, और उनका ये मानना है कि अभ्यास और व्युत्पत्ति से प्रतिभा को क्या किया जा सकता है, साधा जा सकता है। ठीक है। तीसरे विद्वान हुए इस क्रम में आचार्य वामन। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, यह प्रश्न बार बार पूछता है कि काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार कौन है, तो उत्तर क्या होगा, आचार्य वामन। तो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में आचार्य वामन ने प्रतिभा को जन्मजात गुण माना और इसे काव्य हेतु का प्रमुख आयाम घोषित किया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया, और कहा कि प्रतिभा जन्मजात होती है, इसे आप अभ्यास से बेहतर तो कर सकते हैं, लेकिन जिसके भीतर प्रतिभा ना हो उसको आप प्रतिभावान बना नहीं सकते हैं। आचार्य वामन लोक व्यवहार, शब्दकोश इत्यादि के ज्ञान, अध्ययन आदि को भी महत्वपूर्ण मानते हैं काव्य हेतु के लिए, यानी कि कहने का मतलब है कि वो व्युत्पत्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन सर्वाधिक जोर उनका किस पे है, उनका सर्वाधिक जोर है प्रतिभा पे। तो वामन की ही एक उक्ति है कि वो कहते हैं कि कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्व बीजम, अर्थात मतलब प्रतिभा का जो बीज है वही बीज कविता लेखन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। इसके बाद जो चौथे आचार्य हैं वो है आचार्य रुद्रट। ठीक है। आचार्य रुद्रट का ग्रंथ है काव्यालंकार। ठीक है ना। और काव्यालंकार में उन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु का महत्वपूर्ण आयाम स्वीकार किया है। ठीक है ना। और वे प्रतिभा के दो रूप मानते हैं, एक सहजा प्रतिभा जो जन्मजात होती है, और दूसरा उन्होंने कहा उत्पाद्या प्रतिभा वह प्रतिभा होती है जो लोक जीवन के ज्ञान और लोक शास्त्रों के अध्ययन आदि से क्या होती है, प्राप्त होती है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो उत्पाद्या प्रतिभा होती है वह उत्पाद्या प्रतिभा सहजा प्रतिभा को क्या करती है, निखारती है, उसे ताकतवर बनाती है। ठीक वही बात कि व्युत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति से प्रतिभा में क्या होती है, प्रतिभा में क्या है, ताकत या निखार की गुंजाइश बनने लगती है। तो आचार्य रुद्रट का ये मत है। पांचवें आचार्य हुए आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा कि शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु सदुद्भवे। अर्थात कहने का मतलब है कि उन्होंने काव्य हेतु के तीन रूप स्वीकार किए, शक्ति जिसे कि प्रतिभा कहा, लोक शास्त्र का अवलोकन यानी कि जिसे आप क्या कह सकते हैं, व्युत्पत्ति कह सकते हैं, और तीसरा उन्होंने अभ्यास कहा। ठीक है। वे एक अलग स्थान पर यह भी कहते हैं शक्ति ही कवित्व बीज रूपा। पहले भी प्रतिभा की जब बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि कविता का जो बीज रूप है, जो शक्ति है, वह क्या है, प्रतिभा, यानी कि प्रतिभा को ये शक्ति मानते हैं। ठीक है ना। जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं, आचार्य मम्मट उसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। और इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण आचार्य हुए आचार्य राजशेखर। आचार्य राजशेखर ने कहा प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यौ इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं, यानी कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों की आवश्यकता है काव्य लेखन के लिए। और अंतिम आचार्य जिसका इस कड़ी में मैं नाम लेना चाहूँगा, पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है ना। उनकी महत्वपूर्ण रचना है रस गंगाधर। ठीक है ना। और रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य हेतु क्या किया है, स्वीकार किया है। ठीक है। और कहा तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा के कारण ही काव्य सृजन का काम किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं
कि काव्य हेतु के 3 प्रमुख तत्व हैं या 3 प्रमुख आयाम हैं या 3 काव्य हेतु हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति या निपुणता और तीसरा है अभ्यास। यह कहना तर्कसंगत होगा या प्रासंगिक होगा कि इन तीनों में प्रतिभा का सर्वाधिक महत्व है, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास के बगैर प्रतिभा धूमिल हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। और अगर लोक ज्ञान या शास्त्रीय परंपरा का अध्ययन है और उस अध्ययन के साथ साथ अभ्यास भी है तो प्रतिभा और धारदार हो सकती है और अधिक शक्तिशाली हो सकती है। तो ये है काव्य हेतु। आगे बात समझ में? जब इसका आप नोट्स तैयार करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले शीर्षक देंगे काव्य हेतु, ठीक है। भूमिका में मैंने जो बातें बताई है आप लिखेंगे, ठीक है ना। काव्य हेतु में जो 2 विचार रहे हैं वो आप बताएंगे। पहला क्या विचार है, प्रतिभा को मानते हैं, दूसरा व्युत्पत्ति, और तीसरा में प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को मानते हैं, और तीसरा जो है समन्वयवादी है कि प्रतिभा के साथ साथ इन दोनों को भी जोड़ते हैं, ठीक है। ये बात लिख देंगे। फिर काव्य हेतु के जो स्वरूप है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तीनों को आप परिभाषित करेंगे या लिखेंगे कि तीनों क्या है। आई बात समझ में? और तीनों के संबंध में संस्कृत के आचार्यों के क्या राय हैं, और उसके बाद काव्य हेतु के संबंध में संस्कृत के जो आचार्य हैं उनके जो विचार हैं वो आप क्रम से लिख देंगे। उसके बारे में अपने शब्दों में उसका व्याख्यान प्रस्तुत कर देंगे, उसे लिख देंगे अपने शब्दों में, और अंत में आप निष्कर्ष के तौर पे जो बातें मैंने बताई है वो लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि काव्य हेतु का यह जो विषय है आप सब इसे आसानी से समझ गए होंगे। घर जाइएगा, वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और उसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप फिर कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। चलें फिर, हो गया।